हेलो एंड ग्रेट वेलकम। तो बेटे, जैसा कि फ्लैश होते हुए देख रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसकी बहुत सारी डिमांड बहुत टाइम से बच्चों के आ रही थी कि सर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फटाफट करा दो। बताने की मुझे जरूरत नहीं है और आप सब लोगों को अच्छी तरह से मालूम है कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत ही अहम, इंपॉर्टेंट और फॉर्मिडेबल चैप्टर है। आपको याद होगा कि कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसपे कि मैंने एग्जामिनेशन प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में बताया था, खासतौर से सीए एडवांस अकाउंट्स के लिए। और उस वीडियो में मैंने आपके सिलेबस का थ्रेडबेयर एनालिसिस करा था और मैंने आपको तब भी ये बताया था कि बहुत से बच्चों के दिमाग में यही बात आती है कि जो हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन है उसमें ब्रांच अकाउंट है, उसमें क्या बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, या फिर अमालगमेशन है, या फिर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है और बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज है। नो डाउट ये आपके प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं, लेकिन उसके अलावा आपके सिलेबस का हिस्सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है और सारे ही एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके सिलेबस का पार्ट है। लेकिन मैंने जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का थ्रेडबेयर एनालिसिस करा था तो तब भी मैंने आपको बताया था कि इन स्टैंडर्ड में कुछ स्टैंडर्ड ऐसे हैं जो कंप्लीटली थॉरोली प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, और खासतौर से जैसे AS3 जिसका कि ताल्लुक जो है AS3 रिवाइज की बात कर रहा हूं, जिसका कि ताल्लुक है कैश फ्लो स्टेटमेंट से है, तो वो एक तरीके से प्रैक्टिकल चैप्टर है। इसी तरह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS21 और AS23 और AS27 ये सब भी एक तरीके से प्रैक्टिकल चैप्टर्स है। AS21 के चैप्टर के साथ साथ हम AS23 भी करेंगे और AS27 भी करेंगे। अब जैसा मैंने कहा, ये बहुत ही फॉर्मेडेबल, पेनिट्रेटिव और पोटेंट चैप्टर है और आपको बहुत ध्यान देना होगा इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझने के लिए, क्योंकि डेफिनेटली एंड श्योरली आप एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में इस पर्टिकुलर चैप्टर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। करेक्ट? तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझने के लिए पहले चंद लम्हों के लिए आपको थोड़ा सा मेरे साथ लिखना पड़ेगा, फिर मैं आपको इसके बारे में डिटेल में, जैसा कि हम लोगों की आदत है, हम हमेशा करते हैं, तो फटाफट पेन पेंसिल रजिस्टर वगैरह आप निकाल लें और इस चैप्टर को फटाफट मेरे साथ अब स्टार्ट करेंगे। तो पेन पेंसिल रजिस्टर वगैरह निकाल लिए और सेस पे जो लोग हमसे अभी अभी जुड़े हैं उनको भी ग्रेट वेलकम एंड लवली गुड इवनिंग। तो स्टार्ट करते हैं। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे पहले तो तुम्हें क्या मालूम होना चाहिए कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS21 क्या कहते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS21 की जो प्रमुख मेन धारा है, जो कोर प्लैंक है, करेक्ट, वो ये कहता है कि कोई भी एंटिटी अगर उसकी कोई सब्सिडियरी एंटिटी है तो उसके लिए कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना जरूरी है। सबसे पहले आप इस पॉइंट को लिखें, फिर लम्हा बलम्हा मैं इसके बारे में चर्चा आगे जारी रखूंगा। एज पर AS21, जैसा मैंने कहा, एज पर AS21, तो एज पर AS21 के मुताबिक, एज पर AS21 एन एंटिटी AS21 के मुताबिक एन एंटिटी नीड टू प्रिपेयर consolidated financial statement, need to prepare। अब ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बार बार वर्ड आएगा, अब मैं आगे से इसको CFS लिख दूंगा, लेकिन याद रखना CFS का ताल्लुक इस पर्टिकुलर चैप्टर में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से है, ना कि कैश फ्लो स्टेटमेंट से। नीड टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नीड टू प्रिपेयर। तो AS21 के मुताबिक किसी एंटिटी को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी जरूरी है अगर उस एंटिटी की कोई एक सब्सिडियरी कंपनी है या एक से ज्यादा सब्सिडियरी कंपनी है। नीड टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट if it is having a subsidiary or subsidiaries, if it is having a subsidiary, just wait, subsidiary, ये इलेक्ट्रॉनिक पेन में यही प्रॉब्लम है, ये इतने फिसल जाते हैं कि कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। सब्सिडियरी और सब्सिडियरीज करेक्ट। तो AS21 के मुताबिक किसी भी एंटिटी को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना लाजमी होता है अगर उसकी कोई सब्सिडियरी कंपनी है, एक या एक से ज्यादा सब्सिडियरीज का ये मतलब है। जाहिर है कि अब मैंने कहा कि किसी एंटिटी को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट तब बनाना जरूरी होता है जब उसकी कोई सब्सिडियरी कंपनी होती है। तो सब्सिडियरी कंपनी क्या है, पहले तो यह भी मालूम होना चाहिए। मैं एक एंटिटी हूं, कोई दूसरी कंपनी मेरी सब्सिडियरी कंपनी तब हो सकती है जब उस कंपनी का कंट्रोल मेरे पास होगा।
इज इट क्लियर टू यू? तो ये पॉइंट भी आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट में मैंने यही लिखा कि एन एंटिटी could be an entity could be a subsidiary कोई एंटिटी सब्सिडियरी कंपनी तब बनती है, an entity could be a subsidiary company when it is controlled by other entity, जब इस एंटिटी का कंट्रोल किसी दूसरी एंटिटी के पास है। करेक्ट? कोई एंटिटी और उसका कंट्रोल मेरे पास है तो वो एंटिटी मेरी सब्सिडियरी कंपनी मानी जाएगी। व्हेन इट इज कंट्रोल्ड बाय अदर एंटिटी। किसी तरह की कोई कंफ्यूजन ना रहे, या जैसा कि हम लोगों की आदत है हम बिल्कुल स्क्रैचेस से स्टार्ट करते हैं। तो जस्ट इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे मान लेते हैं कि E1 नाम की कोई एंटिटी है और E2 नाम की कोई दूसरी एंटिटी है। करेक्ट? अगर इस एंटिटी का E2 का कंट्रोल E1 के पास है, कंट्रोल ये बहुत बड़ा वर्ड है इस पर्टिकुलर चैप्टर में और बार बार इसका यूज होगा। तो अगर E2 का कंट्रोल E1 के पास है, यानी कि E1 नाम की जो कंपनी है वो कंट्रोल कर रही है E2 को, तो उस केस में E2 नाम की जो कंपनी है उसको हम सब्सिडियरी कंपनी बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? सब्सिडियरी कंपनी। और जैसा कि तुम लोगों को मालूम है, जो E1 जिसके पास कंट्रोल है, जो कंट्रोल कर रही है, उसको हम बोलते हैं होल्डिंग कंपनी या पेरेंट कंपनी। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? जाहिर है अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन भी आ सकता है, सर हमारे पास किसी दूसरी एंटिटी का कंट्रोल कैसे आ सकता है? किसी दूसरी एंटिटी का कंट्रोल बेटा हमारे पास तब आ सकता है, जो कि इनफैक्ट दो तरीके से आ सकता है। एक तो हम कहते हैं बाय वे ऑफ मेजॉरिटी स्टेक्स या फिर बाय वे ऑफ एग्रीमेंट। बाय वे ऑफ मेजॉरिटी स्टेक्स का क्या मतलब है? सपोज कोई कंपनी है, उस कंपनी की जितनी भी शेयर्स हैं, जितने भी नंबर ऑफ शेयर हैं, उसमें से 50% से ज्यादा के शेयर अगर हमने खरीदे हैं तो इसका मतलब उस एंटिटी का कंट्रोल हमारे पास है। तो अगर किसी दूसरी एंटिटी में हमने इन्वेस्टमेंट करी है और हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो मोर देन 50% ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द अदर एंटिटी है, तो उस केस में मैं कहूंगा कंट्रोल हमारे पास है थ्रू मेजॉरिटी स्टेक्स। मेजॉरिटी स्टेक का मतलब है उस कंपनी ने जितने भी शेयर्स इश्यू करे हुए हैं उसमें से 50% से, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ द शेयर जो है वो हमारे पास है। एक तो इस तरीके से कंट्रोल आ सकता है, और कभी कभी कंट्रोल जो है बाय वे ऑफ एग्रीमेंट भी आता है। बाय वे ऑफ एग्रीमेंट कैसे आता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। अगले पॉइंट में मैंने ये भी लिखा कि एन एंटिटी can acquire, an entity can acquire control, an entity can acquire control। कोई एंटिटी कंट्रोल कैसे एक्वायर कर सकती है? एन एंटिटी कैन एक्वायर कंट्रोल ओवर द अदर एंटिटी। ये OE जो मैंने लिखा है अदर एंटिटी लिखा है। तो एक एंटिटी के पास किसी दूसरी एंटिटी का कंट्रोल कैसे आ सकता है? जैसा कि मैंने बताया इस तरीके से आ सकता है, या तो मेजॉरिटी स्टेक से आ सकता है बाय वे ऑफ मेजॉरिटी स्टेक्स, या तो मेजॉरिटी स्टेक से आ सकता है, या बाय वे ऑफ एग्रीमेंट से आ सकता है। तो थ्रू मेजॉरिटी स्टेक्स कंट्रोल हमारे पास जो आ सकता है, या तो वो थ्रू मेजॉरिटी स्टेक्स आ सकता है, थ्रू मेजॉरिटी स्टेक्स, और या फिर बाय वे ऑफ एग्रीमेंट आ सकता है। ये थ्रू मेजॉरिटी स्टेक्स और थ्रू एग्रीमेंट्स का क्या मतलब है ये भी मैंने आपको अभी अभी बताया। थ्रू मेजॉरिटी स्टेक्स का मतलब है कि हमारी एंटिटी के पास दूसरी एंटिटी के मोर देन 50% ऑफ दी शेयर्स हैं। इज इट क्लियर टू यू? तो थ्रू मेजॉरिटी स्टेक्स का मतलब है मोर देन 50% स्टेक्स इन अदर एंटिटी, मोर देन 50% स्टेक्स का मतलब वोटिंग पावर्स। किसी दूसरी कंपनी ने जितने भी शेयर इश्यू करे हैं, अगर उसमें से 50% से ज्यादा शेयर मेरे पास है तो इसका मतलब 50% से ज्यादा के वोटिंग राइट्स मेरे पास है, इसलिए मैं जो मर्जी चाहूंगा उस कंपनी के डिसीजंस को मैं ले सकता हूं। तो मोर देन 50% स्टेक्स
तो मेजॉरिटी स्टेक्स का ये मतलब है कि दूसरी कंपनी के जितने भी शेयर है उसमें से 50% के शेयर हमारे पास है। एक तो इस तरीके से कंट्रोल हमारे पास आ सकता है। इस पॉइंट को भी मैं समझाने के लिए, सपोज E1 नाम की कोई एंटिटी है, E1 नाम की कोई एंटिटी है और S1 नाम की कोई एंटिटी है, और मान लेते हैं कि E1 ने S1 में 75% शेयर खरीदे हुए हैं, 75% स्टेक्स। तो अगर E1 के पास मोर देन 50%, यानी कि इस केस में तो 75% है, मोर देन 50% स्टेक्स हैं, तो इसका मतलब S1 नाम की कंपनी जो है वो हमारी सब्सिडियरी कंपनी मानी जाएगी, क्योंकि इसका कंट्रोल हमारे पास है। कभी कभी कंट्रोल बाय वे ऑफ एग्रीमेंट आता है। एग्रीमेंट का क्या मतलब है, पहले ये बताने से पहले यहां देखें। सपोज, इसका मतलब मैं बताता हूं, लेकिन इसको समझाने के लिए पहले मैंने यहां पर कुछ लिखा। सपोज हम मान लेते हैं कि E1 नाम की कोई कंपनी है, कोई S1 नाम की कंपनी है। अब की बार मेरी इन्वेस्टमेंट लेट अस से इस कंपनी में केवल 30% की है। अगर मेरी इन्वेस्टमेंट 30% की है, यानी कि 50% से कम है, तो इस केस में मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे पास मेजॉरिटी ऑफ द वोटिंग राइट्स हैं या मेरे पास मोर देन 50% शेयर है। तो टेक्निकली ऑन द बेसिस ऑफ स्टेक्स कंट्रोल तो हमारे पास इस पर्टिकुलर केस में नहीं है, कंट्रोल तो हमारे पास इस पर्टिकुलर केस में नहीं है। लेकिन लेट अस से जब E1 ने S1 में 30% स्टेक्स, 30% की इन्वेस्टमेंट करी, तो हमने उनसे एक एग्रीमेंट कर लिया, एक एग्रीमेंट हो गया। एज पर द एग्रीमेंट E1 ने S1 में 30% की इन्वेस्टमेंट करी है और एक एग्रीमेंट भी S1 के साथ करा। तो एग्रीमेंट क्या है कि जो E1 नाम की कंपनी है उसके पास ये राइट होगा या उसके पास ये पावर होगी, राइट और पावर, राइट और पावर टू कंपोज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ S1, टू कंपोज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ S1, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ S1। यानी कि E1 के पास ये राइट है, ये प्रेरोगेटिव है, ये अधिकार है या ये पावर है कि जो S1 है उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को हम कंपोज करेंगे, हम अपॉइंट करेंगे, उनका रिम्यूनरेशन हम तय करेंगे, वगैरह वगैरह। तो जब इस तरह का एग्रीमेंट है, यानी कि इस कंपनी के S1 के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कॉन्स्टिट्यूट और कंपोज करने का हमारे पास अधिकार है, तो भले ही हमारे पास 50% से ज्यादा के शेयर नहीं है, फिर भी यह माना जाएगा कि S1 हमारे अधीन है, हमारे कंट्रोल में है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो एग्रीमेंट का मतलब है कि पावर टू कंपोज और कॉन्स्टिट्यूट, कंपोज board of directors of the other entity, board of directors of the other entity। तो जो अदर एंटिटी है उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंपोज करने का अधिकार हमारे पास है। तो सबसे पहले तो किसी दूसरी कंपनी का कंट्रोल आपके पास कब आ सकता है? जब आपके पास 50% से ज्यादा के शेयर हो, या फिर अगर आपके पास 50% से ज्यादा के शेयर नहीं है लेकिन आपके पास ये अधिकार है कि आप दूसरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कॉन्स्टिट्यूट या कंपोज कर सकते हैं। तो इस तरीके से कंट्रोल आपके पास आएगा। नंबर 1, जब किसी दूसरी कंपनी का कंट्रोल आपके पास आएगा तो आपको तो हम क्या कहेंगे, होल्डिंग कंपनी या पेरेंट कंपनी, और दूसरी कंपनी आपकी सब्सिडियरी कंपनी मानी जाएगी। इज इट क्लियर टू यू? बिकॉज अब आप एक ऐसी एंटिटी है जिसके पास दूसरी कंपनी का कंट्रोल है, यानी कि आपकी कोई सब्सिडियरी कंपनी है, तो AS 21 आप पर अप्लाई करता है। और कंपनीज एक्ट 129 भी ये कहता है कि अब आपके लिए कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना जरूरी है। अब अगला क्वेश्चन ये होता है कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाई जाती है। अब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने का आर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट और अहम है, तो इसको समझना आपको बहुत जरूरी है। यानी कि जो अगला टॉपिक है उसमें अब मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रोसीजर या मेथोडोलॉजीज टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि अब हम अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स की तरफ मूव कर रहे हैं। तो अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स की तरफ मूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स। तो पहले तो अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स मैंने यहां पर लिखा, अब हम अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स की तरफ मूव करेंगे। अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स, तो अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स का जहां तक सवाल है, इस पर्टिकुलर चैप्टर में या इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का आर्ट, तरीका, सलीका, हुनर और अंदाज आना चाहिए। डेफिनेटली एक लॉन्ग क्वेश्चन, 16 मार्क का क्वेश्चन आप इसमें से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो
अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स को अगर मैं डायरेक्टली सिर्फ स्टेप बाय स्टेप लिखाना शुरू करूंगा तो आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। तो इसलिए इसको ठीक तरीके से समझाने के लिए पहले मैं आपके सामने एक डेमोन्स्ट्रेशन क्वेश्चन रख रहा हूं, और प्लीज आलस ना करें और साथ साथ मेरे लिखना शुरू करें। इस डेमोन्स्ट्रेशन क्वेश्चन को मैंने पहले यहां पर लिखा। डेमोन्स्ट्रेशन क्वेश्चन में मैंने लिखा बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड, बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड and S Limited as at 31st of 3/2025 is as follows। तो तुम्हें दो कंपनी की बैलेंस शीट दी हुई है, एक तो एच लिमिटेड की, एक कॉलम में मैंने एच लिमिटेड लिखा और एक कॉलम में मैंने एस लिमिटेड लिखा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो अब ये बैलेंस शीट दी हुई है। बैलेंस शीट में पहले तो इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में शॉर्ट फॉर्म में मैंने इक्विटी एंड लायबिलिटी EL लिख दिया, क्योंकि अभी ये पहला क्वेश्चन है, डेमोन्स्ट्रेशन क्वेश्चन है चैप्टर को ओपन करने के लिए। अब इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में सबसे पहले तो मैंने शेयर कैपिटल नाम का आइटम लिखा। फटाफट आप लिखना शुरू कर दें, शेयर कैपिटल। ब्रैकेट में मैंने ये भी लिख दिया कि जो एक शेयर है उसकी जो फेस वैल्यू है वो 100 रुपए की है। फिर आउटर कॉलम में मैंने यहां पर लिखा जो एच लिमिटेड है उसकी जो टोटल शेयर कैपिटल है वो 10 लाख रुपए की है, और अगर 10 लाख रुपए की शेयर कैपिटल है तो 100 रुपए अगर फेस वैल्यू है तो इसका मतलब इसके टोटल नंबर ऑफ शेयर 10,000 है। इज इट क्लियर टू यू? जो एस लिमिटेड नाम की कंपनी है उसकी जो शेयर कैपिटल है मान लेते हैं कि 5 लाख रुपए की है। लिख लिया आपने। शेयर कैपिटल के बाद मैंने यहां पर लिखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको मालूम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिजर्व एंड सरप्लस का आइटम होता है। खैर एनीवे, मान लेते हैं कि एच लिमिटेड का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें 6 लाख रुपए का बैलेंस है, और एस लिमिटेड का जो है उसमें 5 लाख रुपए का बैलेंस है। फिर तीसरा आइटम मैंने यहां पर लिख दिया, लेट अस से लायबिलिटीज। मैंने नॉन करेंट लायबिलिटी या करंट लायबिलिटी ना लिख करके केवल लायबिलिटीज लिख दिया। मान लेते हैं कि इसकी लायबिलिटीज 4 लाख की है, क्योंकि मुझे सिर्फ आपको समझाना है अभी, तो इसलिए 4 लाख और 5 लाख मैंने बहुत ज्यादा आइटम बैलेंस शीट में नहीं लिखे। अब मैंने इसको टोटल भी कर लिया, तो कितना आ गया भाई टोटल? दैट इज आई थिंक सो 20 लाख। तो 20 लाख का टोटल इसका है। फटाफट आप इसको लिखें, और इसका टोटल नो डाउट अबाउट दैट 15 लाख का है। तो ये तो इनकी इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड है, करेक्ट। उसके अलावा फिर मैंने यहां पर एसेट साइड लिखा। एसेट्स के अंदर एसेट्स के अंदर मैंने जो आइटम्स लिखे, सबसे पहले तो मैंने लिखा नॉन करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट्स के अंदर भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का मतलब फिक्स्ड एसेट्स है, सभी को मालूम है। तो 12 लाख रुपए मान लेते हैं कि एच लिमिटेड के फिक्स्ड एसेट हैं या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, और इसके जो इक्विपमेंट हैं वो 10 लाख रुपए के हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। उसके अलावा प्रॉपर्टी नॉन करेंट एसेट के अंदर फिर मैंने लिखा यहां पर इन्वेस्टमेंट इन 4,000 शेयर्स। इन्वेस्टमेंट इन 4,000 शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड। और ये मैंने एच लिमिटेड के कॉलम में लिखा, लेकिन मैंने यहां पर जो फिगर लिखी वो 7 लाख रुपए की लिखी। ये आपको ध्यान रखना है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो एस लिमिटेड नाम की कंपनी है, अब एस लिमिटेड के टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने? 5 लाख डिवाइडेड बाई 100, यानी कि इनके टोटल 5,000 शेयर हैं। एस लिमिटेड नाम की कंपनी ने 5,000 शेयर इश्यू करे हैं, लेकिन उन 5,000 शेयर में से हमने यानी कि एच लिमिटेड ने 4,000 शेयर खरीदे हैं। इन्वेस्टमेंट इन 4,000 शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड का क्या मतलब है कि जो एच लिमिटेड है उसने एस लिमिटेड के द्वारा जितने भी शेयर्स इश्यू हुए हैं उसमें से 4,000 शेयर खरीदे हैं। नंबर 1। अब कुछ बच्चे कई बार अजीब सा क्वेश्चन कर देते हैं, वो बोल देते हैं सर 4,000 शेयर सब्सिडियरी कंपनी का, एक शेयर तो 100 रुपए का है, तो आपने 7 लाख क्यों लिखा? बेटा यहां जो हम फिगर लिखते हैं वो ये शो करता है कि हमने इन शेयर्स को खरीदने के लिए कितने का पैसा दिया। नो डाउट हमने 4,000 शेयर खरीदे, 100 रुपए वाले 4 लाख रुपए के शेयर, लेकिन उनको खरीदने के लिए हमने 7 लाख रुपए दिए, इसका ये मतलब है। उसके अलावा करंट एसेट के अंदर मैंने डायरेक्टली करंट एसेट ही लिख दिया, मैंने ज्यादा आइटम उसके अंदर नहीं लिखे। 1 लाख और 5 लाख, 1 लाख और 5 लाख। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आ गया?
1 लाख और 5 लाख, तो टोटल 20 लाख आना चाहिए और आ रहा है, और इधर का टोटल 15 लाख आना चाहिए और आ रहा है। तो ये छोटी सी एक बैलेंस शीट मैंने आपको बना करके दी इस डिमॉन्स्ट्रेशन क्वेश्चन में। आगे मैंने यहां पर यह भी लिख दिया कि एच लिमिटेड, जो एच लिमिटेड नाम की कंपनी है, एच लिमिटेड एक्वायर्ड शेयर्स, एच लिमिटेड ने जो 4000 शेयर एस लिमिटेड के खरीदे हैं, एच लिमिटेड एक्वायर्ड शेयर्स इन एस लिमिटेड ऑन 1/4/2025, यानी कि ये शेयर हमने कौन सी तारीख को खरीदे हैं बेटे। इस पूरे चैप्टर में डेट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। सॉरी, मैंने डेट में ठीक तरीके से लिख दूं, 1/4/2024। तो ये जो शेयर हमने खरीदे हैं 1/4/2024 को खरीदे हैं। आपकी बैलेंस शीट की डेट कौन सी है? 31/3/2025। इसका मतलब आपने करंट ईयर की बिगनिंग में ये इन्वेस्टमेंट करी है। उसके बाद मैंने यहां पर एक और लाइन लिखाई, और ये लाइन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। बैलेंस इन P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एस लिमिटेड एज ऑन या एज एट 1/4/2024 इज ₹2 lakhs। इस लाइन का क्या मतलब है, यह भी आपको ध्यान रखना है। देखो, जो एस लिमिटेड के आप देख रहे हो, जो एस लिमिटेड नाम की कंपनी है, एस लिमिटेड के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहां पर जो बैलेंस है 5 लाख, ये क्लोजिंग बैलेंस है। यानी कि जो एस लिमिटेड नाम की कंपनी है उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ईयर के एंड में कितने का बैलेंस है? 5 लाख का। जबकि नीचे क्या दिया हुआ है कि जो एस लिमिटेड है उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बिगनिंग की डेट को जो बैलेंस है वो 2 लाख है। जो एस लिमिटेड होगी, बाद में हम देखेंगे कि वो हमारी सब्सिडियरी कंपनी है, तो सब्सिडियरी कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमेशा इंफॉर्मेशन गिवन होगी कि बिगनिंग की डेट को वो बैलेंस कितना था। रेयरेस्ट ऑफ रेयर सर्कमस्टेंसेस में अगर कभी इंफॉर्मेशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में ना दी हो तो तब क्या करेंगे, वो पॉइंट मैं आपको अभी बाद में बताऊंगा। अदरवाइज 99.99% हमेशा सब्सिडियरी कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बिगनिंग की डेट को उसमें कितना बैलेंस है इसके बारे में जरूर इंफॉर्मेशन दी होगी। अब हमें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ती है। पहले तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि बिकॉज ये जो कंपनी है, इसके जैसा मैंने बताया, इसके टोटल 5000 शेयर हैं और 5000 में से 3000 शेयर आपने खरीद लिए हैं, तो इसका मतलब एक तरीके से 60% शेयर आपके पास आ गए। तो इसका मतलब जो एस लिमिटेड नाम की कंपनी है वो आपकी सब्सिडियरी कंपनी है और आप होल्डिंग कंपनी हो। बिकॉज आप होल्डिंग कंपनी हो, पेरेंट कंपनी हो और आपकी कोई सब्सिडियरी है, तो आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल बैलेंस शीट बनानी जरूरी है। अब कंसोलिडेटेड का मतलब क्या होता है? कंसोलिडेटेड का वैसे तो मतलब होता है किसी चीज को मजबूत करना, पर यहां पर कंसोलिडेशन का मतलब एक तरीके से कंबाइन करने से है। अब एक चीज तुम्हें और याद रखनी होगी, जो एच लिमिटेड है, ये एस लिमिटेड नाम की कंपनी हमारे डायरेक्शंस पे चल रही है क्योंकि इसका कंट्रोल हमारे पास है, नंबर 1। नंबर 2, आप ये मान करके नहीं चलेंगे कि एस लिमिटेड जो है उसका कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसा नहीं है, एस लिमिटेड नाम की कंपनी का भी अस्तित्व है, वो अलग से फंक्शन कर रही है, लेकिन आपका कंट्रोल उसके ऊपर है, इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं है। एच लिमिटेड और एस लिमिटेड को हम मिला करके, यानी कि पेरेंट को और सब्सिडियरी को या होल्डिंग या सब्सिडियरी को मिला करके हम बोलते हैं ग्रुप। क्या बोलते हैं? ग्रुप। अब ये दोनों कंपनी, एक एच लिमिटेड है, ये एस लिमिटेड है, ये अलग अलग कंपनी है, तो ये अपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। ये जो इनकी अपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या बैलेंस शीट है, ये तो इनकी इंडिविजुअल बैलेंस शीट है या सेपरेट बैलेंस शीट है, वैसे हम बोलेंगे ये इंडिविजुअल बैलेंस शीट है, इनकी अपनी अलग अलग बैलेंस शीट है। अब इनको एक इनको नहीं बल्कि कहना तो चाहिए होल्डिंग कंपनी को, जिसके पास अधिकार है। अब होल्डिंग कंपनी को एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। अब ये जितने भी आइटम है बस हमने मिला करके इनको एक ही स्टेटमेंट में लिख देने हैं। फॉर एग्जांपल, मैं जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगा तो उसमें प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, जो एच लिमिटेड की प्रॉपर्टी है वो कितने की है? 12 लाख की है।
करेक्ट। और इनकी कितनी है 10 लाख की, तो मैं मिला करके कितनी लिख दूंगा 22 लाख। तो सिंपल वर्ड्स में कंसोलिडेशन का मतलब होता है कि हमने मिला करके अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रदर्शित करना है। और जाहिर है कि जब हम मिला करके अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रदर्शित करेंगे, रिलीज करेंगे या रिफ्लेक्ट करेंगे, तो वो हमारी फाइनेंशियल अफेयर्स को एक मजबूती प्रदान करता है। इसीलिए इसको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। लेकिन नो डाउट हम बाद में देखेंगे कि ये लाइन बाय लाइन एडिशन हमें करनी होती है और करना कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ पॉइंट्स का हमें ख्याल करना होता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जो कि अकाउंट्स में हमेशा ही करना होता है। तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए अब आपको क्या करना होगा, तो ये चीज अब हमें समझनी है। और इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले आप फटाफट पेन पेंसिल उठाएं और मेरे साथ साथ अब लिखना भी शुरू कर दें। सबसे पहला काम, मान लेते हैं कि अब ये क्वेश्चन हमारे सामने है जो कि मैंने अभी आपको लिखा है। तो सबसे पहले अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके क्या स्टेप्स होने चाहिए। स्टेप नंबर 1 में हमेशा आपने क्या करना है, सबसे पहला काम आप एक एनालिसिस करेंगे। ये एनालिसिस का क्या मतलब है, ये बड़ा छोटा सा स्टेप लगता है, लेकिन इस स्टेप को आपको करना ही करना है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट। तो अब एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस में भी क्या करना है, एनालिसिस में सबसे पहले तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने एक लाइन स्ट्रेच करी। क्या करी, एक लाइन स्ट्रेच करी। अब ये जो मैंने लाइन स्ट्रेच करी, इस लाइन में मैंने सबसे पहले तो बिगनिंग की डेट लिखी अकाउंटिंग ईयर की 1/4/2024। अकाउंटिंग ईयर की ये बिगनिंग की डेट इसलिए है क्योंकि अकाउंटिंग ईयर के एंड की डेट 31/3/2025 है। तो सबसे पहला काम आप ध्यान से नोट करेंगे कि क्वेश्चन में बैलेंस शीट की डेट कौन सी दी हुई है। तो बैलेंस शीट की जो एंड डेट है वो 31/3/2025 है। तो जाहिर है अकाउंटिंग ईयर बिगिन जो हुआ होगा वो 1/4/2025 से हुआ होगा। इसमें तो किसी तरीके का कोई डाउट नहीं है, नो डाउट सर। अब ये डेट हम क्यों नोट करते हैं, किस लिए करते हैं, इसकी क्या रेलेवेंसी है, ये सारी चीजों की चर्चा होगी, पर आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। एक एक क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगा, आप निश्चिंत रहें इस बात से। मैं जानता हूं कि आपके दिमाग में किस तरह के सवाल आते होंगे, तो इसलिए आप निश्चिंत रहें, उन सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा। लेकिन फिलहाल आपका फोकस इन चीजों पर रहना चाहिए जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो बिगनिंग की डेट को नोट करा, क्लोजिंग डेट को नोट करा। अब सबसे पहले तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब है कि जो अकाउंटिंग पीरियड है उसका शुरुआत तो 1/4/2024 से हो रही है और एंड जो है 31/3/2025 को हो रहा है। इसको हम आगे से बोलेंगे ड्यूरिंग द ईयर पीरियड। वैसे अभी मैं इसको यही बोलूंगा करंट अकाउंटिंग पीरियड। तो करंट अकाउंटिंग पीरियड क्या है, 1/4/2024 से लेकर के 31/3/2025 का पीरियड। इस डेट को नोट करने के बाद अब आपने ये देखना है कि एच लिमिटेड ने सब्सिडियरी कंपनी में कंट्रोल किस दिन हासिल करा। कंट्रोल हम उस दिन हासिल करेंगे जिस दिन हम इन्वेस्टमेंट करेंगे और हमारी इन्वेस्टमेंट 50% से ज्यादा की होगी। तो एच लिमिटेड एक्वायर्ड शेयर ऑन 1/4/2024। तो 1/4/2024 ना सिर्फ ईयर की बिगनिंग की डेट है, बल्कि ये वो डेट भी है जिस दिन कंट्रोल आपके पास आया। इसको मैं डेट ऑफ एक्विजिशन भी बोलता हूं या डेट ऑफ कंट्रोल भी बोलता हूं। तो ये डेट ऑफ कंट्रोल है या डेट ऑफ एक्विजिशन है। तो इसका मतलब होल्डिंग कंपनी के पास सब्सिडियरी कंपनी का कंट्रोल इस दिन आया। इस दिन कंट्रोल आया 1/4/2024 को। इज इट क्लियर टू यू, 1/4/2024 को कंट्रोल आया। सपोज ये अकाउंटिंग पीरियड है। सपोज 1/4/2024 से लेकर के 31/3/2025 अकाउंटिंग पीरियड है। सपोज मैं कहता हूं कि कंट्रोल मैंने एक्वायर करा होता 30 जून 2024 को। सपोज हमने कंट्रोल, डेट ऑफ कंट्रोल ये होती सपोज, तो उस केस में मैं ये बोलता कि ये जो ड्यूरिंग द ईयर का पीरियड है या करंट अकाउंटिंग पीरियड है, इस पीरियड में ये वाला पीरियड यानी कि डेट ऑफ कंट्रोल के बाद का पीरियड, कंट्रोल एक्वायर करने के बाद का पीरियड, और बाद का कब तक, अकाउंटिंग ईयर के एंड तक। तो डेट ऑफ कंट्रोल से लेके अकाउंटिंग ईयर के एंड तक का जो पीरियड है उसको हम बोलेंगे पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। पोस्ट एक्विजिशन पीरियड का मतलब है जिस तारीख को आपने कंट्रोल एक्वायर करा उसके बाद का पीरियड।
और अकाउंटिंग ईयर की बिगनिंग से लेके डेट ऑफ कंट्रोल तक का जो पीरियड है उसको हम बोलेंगे प्री एक्विजिशन पीरियड, या डेट ऑफ कंट्रोल से जो पहले का पीरियड है वो सारा का सारा प्री एक्विजिशन पीरियड है। किसी कारण से जो सब्सिडियरी कंपनी का अकाउंटिंग पीरियड है हमें उसको डिवाइड या सेग्रीगेट करना पड़ता है, बाइफरकेट करना पड़ता है दो हिस्सों में, कि उसमें से कंट्रोल करने से पहले का पीरियड कितना है, कंट्रोल एक्वायर करने के बाद का कितना पीरियड है। अब इस केस में अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका पोस्ट एक्विजिशन पीरियड कितना है, देखो अकाउंटिंग ईयर की शुरुआत 1/4/2024 को हो रही है। अकाउंटिंग पीरियड की जो शुरुआत है वो 1/4/2024 को हो रही है, और 1/4/2024 को आपने कंट्रोल हासिल करा। इसका मतलब कंट्रोल हासिल करने के बाद का जो पीरियड है वो सारा का सारा पोस्ट एक्विजिशन पीरियड है। यानी कि इस क्वेश्चन में या इस केस में ये सारा का सारा अकाउंटिंग पीरियड पोस्ट एक्विजिशन पीरियड माना जाएगा। हम क्यों प्री और पोस्ट में डिवाइड करते हैं इसका आंसर आपको बाद में मिलेगा, लेकिन अभी आप पहले ये आर्ट सीखें। और जिस तारीख को आपने कंट्रोल हासिल करा, आपने ईयर की बिगनिंग में ही कंट्रोल हासिल कर लिया, उससे पहले का जो पीरियड है, नो डाउट करंट ईयर में वो कोई पीरियड नहीं पड़ेगा, क्योंकि करंट ईयर की बिगनिंग की तारीख को ही आपने एक्वायर करा। तो इस केस में आप कह सकते हैं कोई प्री एक्विजिशन पीरियड नहीं है। सारा का सारा अकाउंटिंग पीरियड जो है वो पोस्ट एक्विजिशन पीरियड है। किसी कारण से पहला स्टेप आपका ये हमेशा ये होगा। फिर स्टेप नंबर 2 में आपने क्या करना है। सेकेंड स्टेप में सबसे पहले मैं यहां लिखूंगा डिग्री ऑफ कंट्रोल। ये डिग्री ऑफ कंट्रोल का क्या मतलब है और ये हम क्यों कंप्यूट करते हैं, ये सब क्वेश्चन के आंसर आपको मिलेंगे। डिग्री ऑफ कंट्रोल कैसे कंप्यूट करते हैं, सबसे पहले तो आप ये देखो, इस केस में आपने पहले तो ये देखना है कि जो ये कंपनी है, क्या नाम है इसका, एस लिमिटेड। ये जो कंपनी है एस लिमिटेड, सब्सिडियरी कंपनी, इसके टोटल शेयर कैपिटल कितनी है। तो शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड पहले तो ध्यान से नोट करें, टोटल शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड। जो एस लिमिटेड नाम की कंपनी है उसकी जो टोटल शेयर कैपिटल है वो 5 लाख रुपए की है, जैसा कि हमने देखा था। और फेस वैल्यू एक शेयर की कितनी है, 100 रुपए की है। तो इसका मतलब जो सब्सिडियरी कंपनी है उसके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स उसके 5000 है, करेक्ट। इसका मतलब सब्सिडियरी कंपनी ने 5000 शेयर इशू करे हुए हैं। सब्सिडियरी कंपनी ने 5000 शेयर इशू करे हुए हैं। अब आपको यह देखना है कि सब्सिडियरी कंपनी ने जो ये शेयर इशू करे हुए हैं उसमें से होल्डिंग कंपनी के पास कितने शेयर्स हैं। तो हेल्ड बाय होल्डिंग कंपनी, हेल्ड बाय होल्डिंग कंपनी, हेल्ड बाय एच लिमिटेड। तो एच लिमिटेड के पास इन 5000 शेयर में से 4000 शेयर हैं। सॉरी 4000 ही थे ना, मैंने 4000 ही लिखा है, एक मिनट, हाँ, इन्वेस्टमेंट इन 4000 शेयर। तो 4000 शेयर जो है वो एच लिमिटेड के पास है। इज इट क्लियर टू यू। सब्सिडियरी कंपनी ने जितने भी शेयर इशू करे उसमें से 4000 शेयर हमारे पास हैं और 1000 शेयर हमारे पास नहीं है। इसका मतलब सब्सिडियरी कंपनी के, अब आप सब्सिडियरी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को सब्सिडियरी कंपनी मान लो, आपने 5000 शेयर इशू करे हैं। उन 5000 में से 4000 शेयर तो एच लिमिटेड ने खरीदे हैं, तो इसका मतलब बाकी 1000 शेयर किसी दूसरे और शेयर होल्डर्स ने खरीदे हैं। तो मैं सिंप्लिसिटी के लिए अदर शेयर होल्डर्स बोल दूंगा, हेल्ड बाय अदर शेयर होल्डर। इसका मतलब सब्सिडियरी कंपनी के जितने भी शेयर्स हैं वो केवल 2 लोगों के पास होते हैं, या 2 पार्टीज के पास होते हैं। 2 लोग तो नहीं कहना चाहिए, 2 पार्टीज के पास। एक तो एच लिमिटेड के पास यानी कि पेरेंट के पास, और अदर शेयर होल्डर्स के पास। हम बाद में देखेंगे कि इन अदर शेयर होल्डर्स को हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट होल्डर्स। माइनॉरिटी इंटरेस्ट होल्डर्स क्यों कहते हैं, मैं इसका भी आंसर दूंगा। इसका आंसर कैसे मिलेगा, देखो, जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, ये एस लिमिटेड, और एस लिमिटेड के टोटल नंबर ऑफ शेयर जो इश्यूड है 5000 है। इन 5000 में से एच लिमिटेड के पास 4000 शेयर हैं और 1000 शेयर अदर शेयर होल्डर्स के पास है, अदर शेयर होल्डर्स। बेटा, जब हम किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे पहली चीज आपको समझ में यह आनी चाहिए कि उस कंपनी में या उस कंपनी की जो शेयर कैपिटल है और उस कंपनी के जो रिजर्व इन सरप्लस हैं उसमें हमारे कुछ हिस्से बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले तो यहां पर देखें, जब मैंने कहा कि सब्सिडियरी कंपनी ने टोटल 5000 शेयर इश्यू करे हैं, उसमें से 4000 शेयर आपके पास हैं, अदर शेयर होल्डर्स के पास 1000 शेयर हैं, तो इसका मतलब 4/5 शेयर आपके पास हैं और 1/5 शेयर जो हैं वो अदर शेयर होल्डर्स के पास हैं, ये कहा जा सकता है।
इसका मतलब सब्सिडियरी कंपनी में आपका कंट्रोल जो है वो 4/5 है और अदर शेयर होल्डर्स का भी कंट्रोल है लेकिन वो 1/5 है। तो आपका जो कंट्रोल है वो मेजर है, मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं और ये लोगों के पास ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट है, यानी कि इनका कंट्रोल तो है लेकिन इनका कंट्रोल मेजॉरिटी का नहीं है, माइनॉरिटी का है, इसलिए इनको माइनॉरिटी इंटरेस्ट होल्डर भी बोलते हैं। पहले तो ये बात भी आपकी समझ में आनी चाहिए। इज इट क्लियर टू यू कि इनको माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स क्यों बोलेंगे? आगे से मैं अब इनको माइनॉरिटी लिखूंगा। तो डिग्री ऑफ कंट्रोल का बेसिक पर्पस ये होता है ये देखना कि जो सब्सिडियरी कंपनी है उसमें एच लिमिटेड का कितना कंट्रोल है और अदर शेयर होल्डर यानी कि माइनॉरिटी का कितना कंट्रोल है। अब ये कंट्रोल का भी क्या मतलब होता है? जब हम कहते हैं कि हम कंट्रोल फाइंड कर रहे हैं तो इस कंट्रोल का भी क्या मतलब है, ये भी चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि हम ये कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। देखो अब इस चीज को समझना जरूरी है। जब मैंने कहा, अब यहां पर देखें, जब मैंने कहा कि जो सब्सिडियरी कंपनी है, मैंने कहा जो सब्सिडियरी कंपनी है उस कंपनी के 4000 शेयर एच लिमिटेड के पास हैं और 1000 शेयर अदर शेयर होल्डर्स के पास हैं, यानी कि 4/5 कंट्रोल आपके पास है और 1/5 कंट्रोल जो है वो अदर शेयर होल्डर्स यानी कि माइनॉरिटीज के पास है। लेकिन इस कंट्रोल का मतलब क्या है? इस कंट्रोल का मतलब ये है, पहले आप समझें। अगर आप सब्सिडियरी कंपनी की बैलेंस शीट को देखेंगे जो हमने यहां पर लिखी हुई है, सब्सिडियरी कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर शेयर कैपिटल है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, लायबिलिटी है और एसेट साइड के अंदर अगर आप देखेंगे सब्सिडियरी कंपनी के एसेट साइड में एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, एक करंट एसेट है, यानी कि इनके टोटल एसेट्स कितने के? 15 लाख के और इनकी टोटल लायबिलिटी कितनी है? 5 लाख की। तो समझना क्या है आपको, अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछूं कि सब्सिडियरी कंपनी के नेट एसेट्स कितने हैं, अगर आपसे ये पूछा जाए कि नेट एसेट्स सब्सिडियरी कंपनी के कितने हैं, नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, बताओ आप क्या आंसर देंगे? सर नेट एसेट्स का मतलब एसेट्स माइनस लायबिलिटी होता है। थैंक यू, यस बिल्कुल होता है, मैंने एग्री किया आपसे। बताओ उनके टोटल एसेट्स कितने के हैं? सर 15 लाख के हैं। पक्का? मैं चेक कर लूं, 10 और 5 15 लाख के, बिल्कुल ठीक बताया आपने। और लायबिलिटी 5 लाख की है, तो इसका मतलब इनकी लायबिलिटी 5 लाख की है, इसका मतलब इनके नेट एसेट्स कितने के हैं? 10 लाख के। इज इट क्लियर टू यू? 10 लाख के एसेट है। जब हम किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, जब भी आप लोग किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो आपके पास जितने भी परसेंटेज ऑफ शेयर्स हैं वो क्या बताता है? जैसे कि इस केस में सब्सिडियरी कंपनी के अंदर 4/5 शेयर्स जो हैं वो एच लिमिटेड के पास हैं और अदर शेयर होल्डर्स के पास 1/5 हैं, यानी कि हम कहेंगे एच लिमिटेड का कंट्रोल इसके अंदर 60% का है, 60 क्या है बल्कि 80% का कंट्रोल है, 4/5 कंट्रोल, करेक्ट। और माइनॉरिटी का 1/5 कंट्रोल है, 20% है। इसका मतलब सब्सिडियरी कंपनी के जितने भी नेट एसेट्स हैं उसमें से 80% के एसेट जो हैं वो एच लिमिटेड को बिलोंग करते हैं और टेक्निकली 20% इनको बिलोंग करते हैं, ये मतलब होता है। तो सब्सिडियरी कंपनी के नेट एसेट्स अगर 10 लाख के हैं तो बताओ इसमें एच लिमिटेड का हिस्सा कितना होना चाहिए? 80% या 4/5 यानी कि 8 लाख का होना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? 8 लाख का होना चाहिए। और अगर 10 लाख के एसेट हैं तो इसमें अदर शेयर होल्डर जिनको माइनॉरिटीज बोलते हैं, तो माइनॉरिटीज का हिस्सा कितना होना चाहिए? सर 20%, 1/5 यानी कि 2 लाख का होना चाहिए। यानी कि डिग्री ऑफ कंट्रोल हमें यह बताता है कि जो सब्सिडियरी कंपनी के नेट एसेट्स हैं उसमें पेरेंट का हिस्सा कितना है और सब्सिडियरी कंपनी और अदर शेयर होल्डर्स का कितना है। अब एक और पॉइंट है, क्योंकि बार बार इस पूरे चैप्टर में तुम्हें बार बार इस बात की जरूरत पड़ेगी कि सब्सिडियरी कंपनी के जो नेट एसेट्स हैं उसमें पेरेंट यानी कि होल्डिंग का कितना हिस्सा है और अदर शेयर होल्डर यानी कि माइनॉरिटी का कितना हिस्सा है, तो तुम्हें बार बार इसकी जरूरत पड़ेगी। लेकिन अब ये चीज कंप्यूट करने के लिए तुम ये तरीका नहीं अपनाओगे जो मैंने यहां पर तुम्हें बताया। सब्सिडियरी कंपनी के जो नेट एसेट्स हैं, आप बोलोगे सर ये तो इतना इजी तरीका है कि फिर ये वाला तरीका हम क्यों नहीं फॉलो करें? क्यों नहीं फॉलो करें उसका आंसर तो मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन सपोज मैं आपको ये पूछूं कि नेट एसेट्स का मतलब क्या होता है, तो आपने तो मुझे ये बता ही दिया कि एसेट्स माइनस लायबिलिटी होता है, नो डाउट अबाउट इट। आपको मालूम होना चाहिए, और अकाउंट्स आप हमेशा पढ़ते चले आए हैं, आपको मालूम है कि एसेट इज ऑलवेज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी, लेकिन नेट एसेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू इक्विटी ऑल्सो। नेट एसेट्स हमेशा इक्विटी के बराबर होते हैं। और ये इक्विटी का क्या मतलब होता है? इक्विटी का मतलब होता है शेयर कैपिटल प्लस
रिजर्व्स एंड सरप्लस प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में अगर मैं आपसे यह कहूं कि सब्सिडियरी कंपनी के नेट एसेट्स में एच लिमिटेड का हिस्सा और अदर शेयर होल्डर्स यानी कि माइनॉरिटी का हिस्सा कितना है, तो एक तो आप इस तरीके से बता सकते हो कि एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस करके, या आप चाहो तो ऐसे भी कंप्यूट करके बता सकते हो। कैसे? शेयर कैपिटल सब्सिडियरी कंपनी की 5 लाख की है और सब्सिडियरी कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस में केवल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है। आप देखो यहां जो बैलेंस शीट मैंने आपको बनाई है, ये उनकी शेयर कैपिटल है 5 लाख की और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। यानी कि मैं ऐसे भी नेट एसेट्स निकाल सकता हूं। तो सब्सिडियरी कंपनी के नेट एसेट्स या इक्विटी 10 लाख की है और तुमने यही तरीका आगे फॉलो करना है। अब यही तरीका आपने क्यों फॉलो करना है, यह भी मैं आपको इसका आंसर भी बता देता हूं। देखो उसका कारण क्या है। अगर मैं आपसे यह पूछूं कि सब्सिडियरी कंपनी के नेट एसेट्स ईयर के एंड में कितने हैं, तो ईयर के एंड में कितने हैं इस बात का आंसर तो आप मेरे को आसानी से दे सकते हो एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस कर करके। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ईयर की बिगनिंग में कितने हैं, क्योंकि ईयर के एंड की तो बैलेंस शीट की पोजीशन हमारे पास मौजूद है ना। ईयर के एंड में एसेट आपने बताया था 15 लाख के हैं, लायबिलिटी 5 लाख की है, तो 10 लाख के एसेट है। इस अप्रोच से, एसेट माइनस लायबिलिटी अप्रोच से ईयर के एंड में नेट एसेट्स फाइंड करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अब मैं अगर आपसे पूछूं कि नेट एसेट्स बिगनिंग में कितने हैं, तो अब आप कैसे आंसर देंगे, क्योंकि यहां पर आप ये वाला अप्रोच नहीं लगा सकते, क्योंकि ईयर की बिगनिंग में एसेट्स कितने हैं और लायबिलिटी कितने हैं इसका आपको पता नहीं है। तो इसलिए ये वाला जो तरीका है नेट एसेट्स फाइंड करने का, एसेट्स माइनस लायबिलिटी, ये हर जगह काम नहीं करेगा। लेकिन ये वाला जो तरीका है नेट एसेट्स फाइंड करने का, जिसमें कि मुझे इक्विटी फाइंड करनी है, क्योंकि नेट एसेट इज ऑलवेज इक्वल टू इक्विटी, ये तरीका हर जगह पर काम करेगा। अब बिगनिंग की डेट को सब्सिडियरी कंपनी के नेट एसेट्स कितने हैं या इक्विटी कितनी है मैं पता कर सकता हूं। ये मैं अभी आपको पता कर करके भी बताऊंगा इस इक्वेशन में। करेक्ट? तो ये थोड़ा सा रफ वर्क मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। इसमें शुरुआती इनिशियल स्टेजेस में थोड़ा सा हमें स्लोली मूव करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी चीजों का डिस्कशन हमें करना पड़ता है। तो एक बार ये क्लियर हो जाएगा तो आपको फुल और सुप्रीम कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यू कैन इजीली मैनेज दिस क्वेश्चन। ये मुश्किल नहीं है, चिंता मत करें। अच्छा जी, तो अभी तक हमने ये देखा कि जहां तक कंसोलिडेशन का प्रोसेस है उसमें पहला स्टेप तो है एनालिसिस करना। एनालिसिस का मतलब है जो अकाउंटिंग पीरियड है उसमें ये देखना कि प्री एक्विजिशन पार्ट कितना है और पोस्ट एक्विजिशन पार्ट कितना है। फिर हम डिग्री ऑफ कंट्रोल कंप्यूट करेंगे, जो कि कोई मुश्किल नहीं है। ये चीज कंप्यूट करने के बाद अब जो अगला स्टेप है ये थोड़ा सा आपको आगे से ध्यान रखना पड़ेगा। थर्ड स्टेप, इसको मैं बोलूंगा एनालिसिस ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस आइटम्स, रिजर्व एंड सरप्लस आइटम्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी एस कंपनी। देखो जो रिजर्व एंड सरप्लस के आइटम होंगे जनरली तुम्हारे लेवल पे इस पर्टिकुलर चैप्टर में 2 ही आइटम तुम्हें मिलेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या जनरल रिजर्व। और इस क्वेश्चन में तो केवल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही गिवन है। तो सब्सिडियरी कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट में कितना है, एक तो आपने ये देखना है, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में आप ये देखेंगे कि बिगनिंग की डेट को उसमें कितना बैलेंस है, इसको एनालाइज करने के लिए। तो एनालाइज करने के लिए सबसे पहले तो मैंने यहां पर लिखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि इस क्वेश्चन में केवल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिजर्व एंड सरप्लस का आइटम है। सब्सिडियरी कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें ईयर के एंड में कितना बैलेंस है पहले तो आप ये नोट करें, और बिगनिंग में कितना बैलेंस है। ईयर के एंड में हमने देखा, बैलेंस शीट को हमने देखा उसमें 5 लाख का बैलेंस है, और नीचे लिखा हुआ था कि बिगनिंग की डेट को जो बैलेंस है वो 2 लाख का है। तो इस तरीके से आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस नोट कर लिया। अब अगर मैं आपसे एक बड़ा बचकाना सा क्वेश्चन पूछूं कि बिगनिंग की डेट को अगर 2 लाख रुपए का बैलेंस है और क्लोजिंग बैलेंस 5 लाख का है, तो इसका मतलब सब्सिडियरी कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर में या इस साल या करंट पीरियड में कितना प्रॉफिट कमाया होगा, तो आपका आंसर होगा 3 लाख। तो करंट ईयर के जो 12 महीने हैं, इन 12 महीनों में सब्सिडियरी कंपनी ने 3 लाख का प्रॉफिट कमाया। ये जो प्रॉफिट है ये क्या शो कर रहा है कि सब्सिडियरी कंपनी ने करंट अकाउंटिंग पीरियड में, यानी कि इस पूरे साल में सब्सिडियरी कंपनी ने 3 लाख का प्रॉफिट कमाया। अब ये जो 3 लाख का प्रॉफिट इस पूरे साल में कमाया, हालांकि इस क्वेश्चन में तो मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन आने वाले क्वेश्चंस में मुझे उसकी जरूरत पड़ेगी। वो ये
कि जो पूरे साल में सब्सिडियरी कंपनी ने प्रॉफिट कमाया उसमें से हमें यह देखना पड़ता है कि प्री एक्विजिशन पीरियड में कितना प्रॉफिट कमाया और पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में कितना प्रॉफिट कमाया। प्री एक्विजिशन पीरियड में कितना प्रॉफिट कमाया और पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में कितना प्रॉफिट कमाया गया। अब प्रॉब्लम यह है कि इस क्वेश्चन में जो करंट अकाउंटिंग पीरियड है वो 12 महीने का है और वो हमेशा ही 12 महीने का रहेगा, और सारा का सारा अकाउंटिंग पीरियड पोस्ट एक्विजिशन पीरियड है जो कि हमने फर्स्ट स्टेप में देखा था, और इसीलिए हम फर्स्ट स्टेप को देख करते भी हैं। तो इस क्वेश्चन में कोई भी प्री एक्विजिशन प्रॉफिट नहीं है। ये सारा का सारा प्रॉफिट जो पूरे साल में कमाया गया, ये पूरा साल जो है पोस्ट एक्विजिशन पीरियड है, इसलिए ये पूरा का पूरा प्रॉफिट पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट या पोस्ट एक्विजिशन पीरियड प्रॉफिट माना जाएगा। यानी कि जो अगला स्टेप है, थर्ड स्टेप, उसमें आपने सब्सिडियरी कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस के आइटम जिसमें कि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट और जनरल रिजर्व पॉसिबली हो सकता है, तो उसको इस तरीके से एनालाइज करना है कि क्लोजिंग बैलेंस कितना है, ओपनिंग कितना है, ड्यूरिंग द ईयर में कितना प्रॉफिट कमाया गया और उसमें से प्री एक्विजिशन का प्रॉफिट कितना है, पोस्ट एक्विजिशन का प्रॉफिट कितना है। बस इतना काम आपने करना है, बहुत ही आसान। उसके बाद फिर स्टेप नंबर 4 में आपको क्या करना है। स्टेप नंबर 4 में हमें क्या करना है, एक एनालिसिस टेबल बनाना है। क्या करना है, एनालिसिस टेबल बनाना है। एनालिसिस टेबल। अब ये एनालिसिस टेबल बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, एनालिसिस टेबल हम क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं, इसकी रेलिवेंसी क्या है, इन सारे क्वेश्चन का आंसर अभी मैं देता हूं। पहले तो मैंने यहां पर क्या लिखा, एच लिमिटेड, और मैंने यहां क्या लिखा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, जिसके लिए शॉर्ट फॉर्म में मैं MI लिख दूंगा। एच लिमिटेड का सब्सिडियरी कंपनी में कंट्रोल 4/5 है और माइनॉरिटीज का कंट्रोल जो है 1/5 है। अब मैंने यहां पर लिखा A और मैंने लिखा ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। एक्चुअली एनालिसिस टेबल बनाने के पीछे रीजन ये है कि मैं ये देखना चाहता हूं कि जिस दिन मैंने कंट्रोल एक्वायर करा उस दिन सब्सिडियरी कंपनी के नेट एसेट्स कितने हैं। अब कंट्रोल तो आपने बिगनिंग की डेट को करा और बिगनिंग की डेट को सब्सिडियरी कंपनी के नेट एसेट्स आपको फाइंड करने हैं, तो यहां पर आप एसेट्स माइनस लायबिलिटी कर करके नेट एसेट्स नहीं फाइंड कर सकते। तो मैंने आपको यह बताया था कि नेट एसेट्स का मतलब इक्विटी भी होता है। तो ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को मैं अगर इक्विटी फाइंड कर लूं तो इसका मतलब सब्सिडियरी कंपनी के नेट एसेट्स मेरे पास आ जाएंगे। तो ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को पहले तो आप मुझे यह बताओ कि सब्सिडियरी कंपनी की जो शेयर कैपिटल है वो कितनी है। सब्सिडियरी कंपनी की शेयर कैपिटल। अब यहां पर भी बच्चों को कंफ्यूजन हो सकती है क्योंकि जो सब्सिडियरी कंपनी की शेयर कैपिटल है वो तो बैलेंस शीट के एंड में दी हुई है। ये जो अकाउंटिंग ईयर का एंड है, ईयर के एंड में सब्सिडियरी कंपनी की शेयर कैपिटल 5 लाख की है, जबकि मैं आपसे पूछ रहा हूं बिगनिंग की डेट को सब्सिडियरी कंपनी यानी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को, जो कि बिगनिंग की डेट है, उस दिन सब्सिडियरी कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी रही होगी। बेटे 5 लाख ही रही होगी, क्योंकि शेयर कैपिटल में थोड़ी कोई चेंज आता है। शेयर कैपिटल तो कभी कभार ही इश्यू होती है ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। तो शेयर कैपिटल जो बैलेंस शीट की डेट को होगी वो अकाउंटिंग पीरियड की किसी भी डेट को उतनी ही मानी जाती है, अनलेस एंड अनटिल अदरवाइज स्टेटेड। तो इसलिए शेयर कैपिटल के बारे में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो हम अब दावे से कह सकते हैं कि ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को सब्सिडियरी कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी रही होगी सर, 5 लाख की रही होगी। वेरी गुड। तो सब्सिडियरी कंपनी की शेयर कैपिटल 5 लाख की बिगनिंग की डेट को रही होगी, तो मुझे यह पता लग गया शेयर कैपिटल। अब मुझे इसमें क्या ऐड करना है, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को सब्सिडियरी कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब मुझे यह देखना है कि सब्सिडियरी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिगनिंग की डेट को कितना है, जो कि यहां पर लिखा ही हुआ है बिगनिंग की डेट को 2 लाख का है। तो तुमने देखा कि इक्विटी अप्रोच से किसी भी तारीख को नेट एसेट निकाले जा सकते हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि सब्सिडियरी कंपनी के नेट एसेट्स बिगनिंग की डेट को यानी कि शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस इज नथिंग बट इक्विटी, और इक्विटी का मतलब नेट एसेट्स। तो हम कह सकते हैं कि सब्सिडियरी कंपनी के टोटल नेट एसेट्स या इक्विटी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को 7 लाख के थे। कितने के थे? 7 लाख के नेट एसेट्स थे। समझ में आ गया।
अब इन 7 लाख के एसेट्स में ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को सब्सिडियरी कंपनी के नेट एसेट्स 7 लाख के हैं। उस 7 लाख के नेट एसेट्स में आपका हिस्सा कितना है? 4/5 है, यानी कि 5,60,000 का है। तो 5,60,000 आप यहां पर लिख देंगे। और माइनॉरिटीज का इंटरेस्ट माइनॉरिटी इंटरेस्ट का मतलब हिस्से से, कि माइनॉरिटीज का कितना हिस्सा है, दैट इज इक्वल टू 1/5। तो 1/5 ऑफ 7 लाख आप निकालेंगे तो शायद ये आ जाएगा 1,40,000 आ जाएगा। हाँ, 1,40,000 ही आएगा, 1,40,000। तो इस तरह से आपको यह पता लग गया कि ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को सब्सिडियरी कंपनी के नेट एसेट्स यानी कि इक्विटी कितनी थी और उसमें आपका कितना हिस्सा है। समझ में आ गया? और इस तरीके से हमने सब्सिडियरी कंपनी के नेट एसेट्स या इक्विटी निकाल लिए ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को। इसको तुम नेट एसेट्स भी लिख सकते हो या इक्विटी भी लिख सकते हो। जब तुम इस टेबल को बनाओगे तो उसमें यही मेन चीज होती है, लेकिन मैं चाहूंगा कि जब तुम इस टेबल को बनाओ तो ये भी लिख लिया करो। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमने जब ये एनालिसिस यहां पर करा था तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट मैंने बताया था इस साल सब्सिडियरी कंपनी ने 3 लाख का प्रॉफिट कमाया, लेकिन ये सारा का सारा जो प्रॉफिट कमाया गया पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में कमाया गया। तो पोस्ट एक्विजिशन में सब्सिडियरी कंपनी ने जो 3 लाख का प्रॉफिट कमाया, और सब्सिडियरी कंपनी में का जो कंट्रोल है वो 2 लोगों के पास है, होल्डिंग कंपनी के पास है और कुछ कंट्रोल क्या बोलते हैं माइनॉरिटी के पास है। तो सब्सिडियरी कंपनी ने जितना भी प्रॉफिट कमाया उसमें होल्डिंग का हिस्सा 4/5 कितना हो जाएगा? 3 लाख का तुम क्या करोगे? 4/5 फाइंड कर लोगे, यानी कि 2,40,000, और 1/5 हिस्सा माइनॉरिटीज का माना जाएगा। तो ये काम तुमने करना है। तुमने देखा कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले हमने एनालिसिस करना है, डिग्री ऑफ कंट्रोल फाइंड करनी है, और उसके बाद प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को एनालाइज कर लेंगे। इस क्वेश्चन में P&L ही है, अगर जनरल रिजर्व होगा तो उसको भी एनालाइज करना पड़ेगा। उसके बाद हमने सिर्फ एनालिसिस टेबल बनाना है, और बेसिक पर्पस इसको बनाने का ये होता है कि हम ये देखना चाहते हैं जिस तारीख को हमने कंट्रोल हासिल करा उस दिन सब्सिडियरी कंपनी के नेट एसेट्स कितने थे और उसमें हमारा हिस्सा यानी कि होल्डिंग कंपनी का हिस्सा और अदर शेयर होल्डर यानी कि माइनॉरिटीज का हिस्सा कितना था। ये चीज देखने के बाद अब आपको स्टेप नंबर 5 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 21 ये कहता है कि जब हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएं तो ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को जब हमने कंट्रोल हासिल करा तो उस कंट्रोल को हासिल करने में हमें फायदा हुआ या नुकसान हुआ, यानी कि गुडविल है या कैपिटल रिजर्व है, ये आप कंप्यूट कर करके बताएं। तो इसको कंप्यूट करने के लिए हमें ये चीजें करनी पड़ती हैं। तो गुडविल यानी कि जब मैं किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मुझे कुछ फायदा भी हो सकता है, कुछ नुकसान भी हो सकता है। अगर नुकसान होगा तो मैं बोलूंगा गुडविल। बहुत से लोगों को गुडविल का सही मीनिंग मालूम नहीं है। देखो, गुडविल जो खरीद रहा है, जो पेमेंट कर रहा है, उसके लिए गुडविल नुकसान होती है। हमेशा इस बात को ध्यान रखना। करेक्ट? तो हमें नुकसान हुआ या फायदा हुआ यानी कि कैपिटल रिजर्व, ये हमें कंप्यूट करना पड़ता है। ये कंप्यूट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ये देखना पड़ेगा कि हमने जो इन्वेस्टमेंट करी है सब्सिडियरी कंपनी में उसकी कॉस्ट कितनी है। 4,000 शेयर खरीदने के लिए इन्वेस्टमेंट्स, तो इन्वेस्टमेंट जो ये आपको कहां से मिलेगा? ये आपको यहां से मिलेगा जो यहां पर लिखा हुआ था। इज इट क्लियर? तो जो आपने इन्वेस्टमेंट सब्सिडियरी कंपनी में करी है 4,000 शेयर 100 रुपए वाले खरीदने के लिए आपने 7 लाख रुपीस दिए थे, तो 7 लाख रुपीस आप यहां पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 7 लाख। इज इट क्लियर? अब आपने 7 लाख रुपए दिए ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को, तो ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को मैंने 7 लाख रुपए सब्सिडियरी कंपनी में दिए, लेकिन सब्सिडियरी कंपनी से मुझे क्या मिला? अब मैं यहां पर लिखूंगा लेस। शेयर इन नेट एसेट्स। नेट एसेट्स का मतलब इक्विटी से होता है। नेट एसेट्स ऑफ एस लिमिटेड ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, यानी कि ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को सब्सिडियरी कंपनी के जो नेट एसेट्स हैं उसमें हमारा हिस्सा कितना है? 5,60,000 है। तो ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को मैंने 7 लाख रुपए खर्च तो करे, लेकिन मुझे सिर्फ 4 लाख शेयर ही नहीं मिले, मुझे कुछ और चीजें भी मिली, यानी कि कुल मिलाकर के मुझे 5,60,000 रुपीस मिले। इज इट क्लियर टू यू? या 5,60,000 पर हमारा कंट्रोल आ गया ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को।
हालांकि पेमेंट आपकी अभी भी ज्यादा है तो आपको अभी भी नुकसान है, तो इसका मतलब जो आपने 40,000 एक्स्ट्रा पे करे वो गुडविल माना जाएगा। अगर कभी नेगेटिव आ जाए तो उसको हम कैपिटल रिजर्व बोलेंगे, तो ये गुडविल है क्योंकि आपने ज्यादा अमाउंट पे करा और बदले में आपके पास कम चीज आई। तो गुडविल या कैपिटल रिजर्व कंप्यूट करने के लिए हमें यह देखना पड़ता है कि जिस दिन हमने कंट्रोल एक्वायर करा उस दिन सब्सिडियरी कंपनी के नेट एसेट्स कितने थे और उसमें हमारा हिस्सा कितना था, और उसको हम इन्वेस्टमेंट से कंपेयर करते हैं। इज इट क्लियर टू यू? तो इस केस में 40,000 रुपए की 1,40,000 की गुडविल आ गई। 7 लाख माइनस 560, तो 1,40,000 रुपए की इस केस में गुडविल है। इज इट क्लियर? गुडविल को अकाउंट्स में कैपिटल लॉस भी कहा जाता है, इस चीज को भी ध्यान रखें। उसके अलावा फिर तुम्हें एक स्टेप नंबर 5 भी, स्टेप नंबर हमारा ये कौन सा है? 6 है। स्टेप नंबर 6 कह लो या स्टेप नंबर 5 जो भी है, स्टेप नंबर 6 में अब मुझे ये भी रिफ्लेक्ट करना पड़ता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन एंड ऑन द रिपोर्टिंग डेट। ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन एंड ऑन द रिपोर्टिंग डेट का क्या मतलब है? माइनॉरिटी इंटरेस्ट एज एट डेट ऑफ एक्विजिशन। तो डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन माइनॉरिटी को बिलोंग करते हुए कितने नेट एसेट्स हैं? 1,40,000 है, क्योंकि ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को सब्सिडियरी कंपनी के कुल एसेट जो थे, नेट एसेट्स जो हैं 7 लाख के हैं, उसमें माइनॉरिटीज का हिस्सा 1,40,000 है। तो ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को 1,40,000 का माइनॉरिटी इंटरेस्ट है। अब मैं इसमें क्या करूंगा? प्लस शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब सब्सिडियरी कंपनी ने इस साल या जो प्रॉफिट कमाए पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में, कंट्रोल को एक्वायर करने के बाद सब्सिडियरी कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाए वो कितने कमाए? 3 लाख के कमाए। उस 3 लाख में 2,40,000 तो होल्डिंग के पास आएंगे, लेकिन 1,60,000 मैंने यहां पर लिखा है, ये 60 होना चाहिए एक्चुअली। 3 लाख का 1/5 60,000, करेक्ट। तो 60,000 का जो प्रॉफिट है वो माइनॉरिटीज को बिलोंग करेगा। इज इट क्लियर टू यू? तो मैं यहां पर 60,000 रुपीज लिख दूंगा। तो इसका मतलब ईयर की बिगिनिंग में माइनॉरिटीज को बिलोंग करते हुए नेट एसेट्स 1,40,000 के थे, लेकिन बाय द एंड ऑफ द ईयर माइनॉरिटी का इंटरेस्ट जो है वो 2 लाख का हो चुका है। तो इसका मतलब बैलेंस शीट की डेट को करंट ईयर के एंड में मैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट 2 लाख रुपीस का दिखाऊंगा। बस ये काम आपको करना होता है, जो मुश्किल लगता है शुरू में, लेकिन बाद में हम देखेंगे कतई मुश्किल नहीं है। उसके बाद फाइनली फिर स्टेप नंबर 7 में आपको क्या करना पड़ेगा? स्टेप नंबर 7। अब स्टेप नंबर 7 में आप यहां पर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जब आप बनाएंगे, पहले तो इक्विटी एंड लायबिलिटी हमेशा टाइटल लिखने की आदत डालो। मैंने शॉर्ट फॉर्म में EL लिख दिया। उसके अलावा सबसे पहले तो लिखो शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड्स को वैसे इक्विटी भी कहा जाता है। शेयर होल्डर फंड्स के अंदर 2 चीजें लिखी जाती हैं, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। अब जब हम शेयर कैपिटल लिखेंगे तो ध्यान ये रखना है, जो आपकी ओरिजिनल बैलेंस शीट है हमने सारे आइटम मिला करके लिखने हैं। केवल 3 चीज का ख्याल करना है। 3 चीज का ख्याल क्या करना है? एक तो सब्सिडियरी कंपनी की जो शेयर कैपिटल है नंबर 1, सब्सिडियरी कंपनी के जो रिजर्व एंड सरप्लस के आइटम है नंबर 2 और नंबर 3। इन 3 को हमने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं लिखना है और बाकी चीजों को मैं मिला करके लिख दूंगा। फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 12 और 10 में मिला करके लिख दूंगा, करंट एसेट में मिला करके लिख दूंगा, लायबिलिटीज में मिला करके लिख दूंगा, और ये शेयर कैपिटल भी लिखूंगा, ये P&L भी लिखूंगा। लेकिन ये 3 आइटम को हमें नहीं लिखना पड़ता है। क्यों नहीं लिखना पड़ता है? इसका रीजन भी मैं आपको अभी देता हूं। करेक्ट, हर चीज का रीजन आपको मिलेगा। तो जब मैं कंसोलिडेटेड यानी कि मिला करके बैलेंस शीट, वैसे तो 99% आइटम्स को मिलाना ही पड़ता है, बस एक आध आइटम का ख्याल करना पड़ता है। उन एक आध आइटम में एक तो शेयर कैपिटल है। जब मैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाऊंगा तो मैंने केवल और केवल पेरेंट की यानी कि होल्डिंग कंपनी की शेयर कैपिटल को लिखना है। अब आप बोलोगे सर हम उनकी शेयर कैपिटल को क्यों नहीं लिखेंगे? यस, आपको पहले तो यह मालूम होना चाहिए बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होती है, जैसे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होती है, जैसे ट्रायल बैलेंस होता है, ये स्टेटमेंट होती है। एक पर्टिकुलर डे को ये पोजीशन रिफ्लेक्ट करती है। मेन चीज ये है कि जो स्टेटमेंट होती है उनके आइटम की पोस्टिंग एक ही बार होती है। फॉर एग्जांपल सब्सिडियरी कंपनी की जो शेयर कैपिटल है उसका यूज आप कहां कहां कर चुके हो,
सब्सिडियरी कंपनी की शेयर कैपिटल जो बैलेंस शीट में दी थी वो आपने यहां पर लिख दी, यानी कि उसका यूज ऑलरेडी हो चुका है, तो वो एग्जॉस्ट हो चुकी है, इसलिए अब उसको तुमने यहां नहीं लिखना है। उसके अलावा रिजर्व एंड सरप्लस, जब मैं रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर इस क्वेश्चन में केवल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही दिया है, अब जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखूंगा तो मैंने कहा जो एच लिमिटेड है उसका तो मैं अमाउंट लिखूंगा। एच लिमिटेड का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने देखा था बैलेंस शीट के अंदर जो हमें दिया हुआ था, 6 लाख शायद दिया हुआ था, तो 6 लाख की फिगर में लिख दूंगा। कितनी लिखूंगा? 6 लाख। अब जो पेरेंट का शेयर था, सॉरी जो सब्सिडियरी कंपनी का शेयर था 5 लाख रुपए, उसको तुमने कुछ नहीं करना है। वो क्यों नहीं करना? क्योंकि जो सब्सिडियरी कंपनी के 5 लाख के प्रॉफिट थे, ध्यान से देखो 2 लाख आप यहां लिख चुके हो और 3 लाख आप यहां लिख चुके हो, यानी कि उनका जो प्रॉफिट बैलेंस शीट में दिया है उसमें से 2 लाख और 3 लाख ऑलरेडी यूटिलाइज हो चुका है, तो इसलिए उसको तो नहीं लिखेंगे। तो जब मैं यहां पर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखूंगा तो केवल पेरेंट का जो क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिया है एक तो उसको लिखूंगा, प्लस इसमें मैं लिखूंगा शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन पीएनएल। जो सब्सिडियरी कंपनी ने पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में प्रॉफिट कमाया, पोस्ट एक्विजिशन पीएनएल, जो कि 3 लाख का प्रॉफिट कमाया था पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में, और उसमें हमारा हिस्सा 2,40,000 का था, जो मैंने यहां पर टेबल में आपको बना करके दिखाया भी था। ये देखो करेक्ट 3 लाख, तो 2,40,000 हमने बैलेंस शीट में ऐड कर लिया और ये माइनॉरिटी में ऐड कर लिया। तो इस तरीके से अब मैं यहां पर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में 8,40,000 की फिगर लिखूंगा, 8,40,000। इज इट क्लियर टू यू? अब आपको एक चीज का थोड़ा ख्याल करना पड़ेगा। जब आप ये शेयर होल्डर्स फंड लिख रहे होंगे तो मैं इसको जरा दूसरी इंक से लिख दूं, यहां पर आपको माइनॉरिटी इंटरेस्ट लिखना भूलना नहीं है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट रिजर्व एंड सरप्लस का आइटम माना जाता है, लेकिन उसको सेपरेटली दिखाया जाता है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट माइनॉरिटीज को बिलोंग करते हुआ कितना अमाउंट है ये तुमने यहां स्टेप नंबर 6 में लिखा था, तो तुम यहां पर ब्रैकेट में लिख भी सकते हो एज पर वर्किंग नोट नंबर या स्टेप नंबर 6 जो भी लिखना है। तो स्टेप नंबर 6 के मुताबिक 2 लाख रुपए जो है माइनॉरिटीज का अमाउंट है वो तुमने यहां पर लिख दिया, करेक्ट। तो उसके अलावा फिर मुझे यहां पर क्या करना है, लायबिलिटीज। वैसे तो नॉन करेंट लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटी लिखते हैं, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन में सिर्फ लायबिलिटीज दी थी। अब लायबिलिटीज जो एच लिमिटेड की थी, पहले तो उसको लिखो 4 लाख, और जो सब्सिडियरी की थी उसको भी लिखो, यानी कि लाइन बाय लाइन एडिशन कर दो। मैंने कहा 99% आइटम का लाइन बाय लाइन एडिशन करके लिखना है, डेट्स ऑल, 9 लाख। अब मैं इसको टैली कर दूंगा तो ये आ जाएगा 10, 18, 20, 9, 29,40,000। तो 29,40,000 तुम्हारी बैलेंस शीट का टोटल लायबिलिटी साइड का तो आ गया है। अब हम एसेट साइड की तरफ आएंगे। एसेट साइड में मैंने कहा लाइन बाय लाइन एडिशन करनी है सारी की, केवल इन्वेस्टमेंट नहीं लिखना है। इज इट क्लियर टू यू? अब इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमने गुडविल जब कैलकुलेट करी थी तो तब हमने उसका इस्तेमाल कर लिया था, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट की फिगर नहीं आएगी। एसेट्स में सबसे पहले तो हम लिखेंगे 1 नॉन करेंट एसेट। अब नॉन करेंट एसेट्स के अंदर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है तुम्हें दिया हुआ है, एक तो एच लिमिटेड के कॉलम में 12 लाख लिखे हुए थे और एस लिमिटेड के कॉलम में मैंने 10 लाख का अमाउंट लिखा था, तो इसको लाइन बाय लाइन ऐड कर देना है। तो इसका मतलब 22 लाख रुपए कंसोलिडेटेड अमाउंट यहां पर आ जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बाद अब यहां पर आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। देखो ये जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट मैंने लिखी है, मान के चल रहे हैं ये टेंजिबल है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। यहां पर गुडविल तुमने लिखना भूलना नहीं है। गुडविल तुमने स्टेप नंबर जो भी था 5 में, स्टेप नंबर 5 में आपने कंप्यूट करी थी और गुडविल आपकी 1,40,000 की आ गई थी, वो लिखना भूलना नहीं है। यानी कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट और गुडविल को बैलेंस शीट में लिखना भूलना नहीं है। सब आइटम का लाइन बाय लाइन एडिशन करना है। केवल सब्सिडियरी कंपनी की शेयर कैपिटल, सब्सिडियरी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इन्वेस्टमेंट नहीं आएंगी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में, बस इतना आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट मैंने कहा नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि उसका यूटिलाइजेशन ऑलरेडी हो चुका है गुडविल की वैल्यूएशन के लिए।
अब करंट एसेट में मैंने जो अमाउंट लिखाया हुआ है होल्डिंग कंपनी का 1 लाख और सब्सिडियरी कंपनी का 5 लाख, तो मिला करके तुमने लिख दिया यहां पर डेट इज इक्वल टू 6 लाख। तो इस तरीके से आप इसको करेंगे। अब इसका आप टोटल कर लें, डेट इज इक्वल टू 29,40,000। तो 29,40,000 ये टोटल आपका आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आया या नहीं आया? सर बिल्कुल मजा आ गया। पक्का मजा आया या नहीं आया? चलो मान के चलते हैं कि तुम्हें मजा आ गया। अगर तुम्हें मजा आ गया तो अब हम थोड़ा आगे का काम करते हैं, लेकिन आगे का काम करने के लिए 5 मिनट का रेस्ट, और 5 मिनट के रेस्ट के बाद अभी हम क्लास को जारी रखेंगे।
सो वेलकम अगेन। तो ब्रेक के बाद अब ये क्वेश्चन नंबर 3 जो इलस्ट्रेटिव केस स्टडीज मैंने दिए हैं, पहले 2 मैंने एग्जांपल दिए हुए हैं, उसके बाद जो ये इलस्ट्रेटिव केस स्टडीज का सेक्शन है, करेक्ट, ये इलस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स जो हैं, इनफैक्ट जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, ये पहला क्वेश्चन जो मैंने डेमो कराया था वो यही क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आप अपने आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, पहले तो मैंने यहां टाइटल लिखा है कंट्रोल्ड एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर। आप देखोगे इस क्वेश्चन का डाटा भी बिल्कुल वही डाटा है जो ऑलमोस्ट मैंने अभी डेमो क्वेश्चन में लिखा था या जो क्वेश्चन नंबर 1 में है, लेकिन फिर भी सबसे पहले तो इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड को देखें। इक्विटी शेयर कैपिटल 100 रुपए का एक शेयर है, वही मैंने डाटा में लिखाया था। 10 लाख रुपए की शेयर कैपिटल है, 5 लाख की सब्सिडियरी कंपनी की शेयर कैपिटल है। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड जनरल रिजर्व मिला करके लिखा हुआ है। एच लिमिटेड का 6 लाख है और एस लिमिटेड का 5 लाख है। उसके अलावा लायबिलिटीज लिखी हुई हैं, करंट या नॉन करंट नहीं दी हैं, मिला करके 4 लाख इनके हैं, 5 लाख इनके हैं। वही डाटा है जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको लिखाया भी था। डाटा बिल्कुल सेम है, करेक्ट। नॉन करंट एसेट के अंदर जहां पहले तो अब आप इसमें इस क्वेश्चन में ना जरा क्वेश्चन को फ्रेश लुक देने में मजा आता है। ये जो डेट है 31/3, इसको 25 कर लेते हैं, मान लेते हैं बैलेंस शीट की डेट जो है 31/3/2025 है, करेक्ट, नंबर 1। उसके अलावा ये जो यहां पर लिखा हुआ है नॉन करंट एसेट, अब फिक्स्ड एसेट लिखा है, इसकी जगह तुम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिख लो, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के आगे टेंजिबल लिखा हुआ है, यानी कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी वगैरह। तो 12 लाख के और 10 लाख के हैं। कितने के हैं? 12 लाख के और 10 लाख के हैं। आगे कहता है इन्वेस्टमेंट वही चीज है, 4000 इक्विटी शेयर्स इन एस लिमिटेड 7 लाख। मैंने कहा डाटा बिल्कुल सेम है। और करंट एसेट 1 लाख और 5 लाख, टोटल 20 लाख 15 लाख के दिए हुए हैं। अब सबसे पहले तो यहां पर नीचे कहते हैं एस लिमिटेड एक्वायर्ड शेयर ऑन 1/7/2024 की डेट कर लो, ठीक है। तो एच लिमिटेड ने अब की बार जो कंट्रोल एक्वायर करा है, पिछले क्वेश्चन में तो बिगनिंग की डेट को करा था, लेकिन इस क्वेश्चन में बिगनिंग की डेट को नहीं करा है, ड्यूरिंग द ईयर में करा है, करेक्ट। इसको हम बोलते हैं मिडवे कंट्रोल। मिडवे का मतलब ये नहीं कि एग्जैक्टली हमने अकाउंटिंग ईयर के बीच में करा है, कभी भी हमने अकाउंटिंग किसी भी डेट को हमने कंट्रोल एक्वायर करा है, लेकिन हमने बिगनिंग की डेट को नहीं करा है। और क्वेश्चन में लिखा है बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड जनरल रिजर्व एज ऑन 1/4/2024 इज 2 लाख, करेक्ट। तो ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को भी पिछले क्वेश्चन की तरह मैं सॉल्व करूंगा, बिल्कुल सब कुछ वही है, इसलिए सॉल्व तो तुम खुद भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी अभी इनिशियल क्वेश्चन है, इसलिए मेरी आदत है जब इनिशियल क्वेश्चन होते हैं तो मैं शुरू में थोड़ा सा वक्त ले करके और डिटेल में कराने की हमारी कोशिश रहती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पहले तो आप लिखें। क्वेश्चन नंबर 3 में फटाफट नोट करना शुरू कर दे। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले तो मैंने लिखा 1 एनालिसिस। अब एनालिसिस में मैंने क्या लिखा, मैंने कहा सबसे पहला काम तो है एनालिसिस करना। एनालिसिस में मैंने कहा था सबसे पहले तो आपने नोट ये करना है कि बैलेंस शीट की डेट कौन सी है। अब आपको बैलेंस शीट की डेट पता लग गई कि 31/3/2025 है, तो इसका मतलब अकाउंटिंग ईयर की बिगनिंग की डेट कौन सी होगी? 1/4/2024 की रही होगी। ये तो अकाउंटिंग पीरियड है, करेक्ट। लेकिन अब की बार हमने कंट्रोल कब एक्वायर करा है? अब की बार डेट ऑफ कंट्रोल या डेट ऑफ एक्विजिशन जो है वो 1/7/2024 की डेट है। इस तारीख को कंट्रोल एक्वायर करा, यानी कि अब की बार जो हमने कंट्रोल एक्वायर करा है अकाउंटिंग ईयर की बिगनिंग में नहीं करा है। तो इस डेट से लेके जो पहले तक का पीरियड है उसको तो हम प्री एक्विजिशन पीरियड कहेंगे, जो कि 3 महीने का पीरियड है। और इस डेट से लेकर के अकाउंटिंग ईयर के एंड तक का जो पीरियड है उसको हमने पोस्ट एक्विजिशन पीरियड कहना होता है। तो प्री एक्विजिशन पीरियड 3 मंथ्स है और 9 मंथ्स है। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में मैंने बताया था फिर हम डिग्री ऑफ कंट्रोल कंप्यूट करते हैं। और डिग्री ऑफ कंट्रोल कंप्यूट करने के लिए हमें यह देखना होता है सब्सिडियरी कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी है। सब्सिडियरी कंपनी की टोटल शेयर कैपिटल 5 लाख की है और उनका एक शेयर कितने का है? 100 रुपए का है। तो उनके टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 5000 है। अब इन 5000 शेयर्स में से हमें यह देखना होता है कि एच लिमिटेड के पास कितने शेयर्स हैं और कितने शेयर्स नहीं हैं। तो एच लिमिटेड के पास जो हैं वो 4000 शेयर हैं, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने कराया था, सेम डेटा है। तो 4000 शेयर हमारे पास हैं और अदर शेयर होल्डर जिनको माइनॉरिटीज कहते हैं उनके पास 1000 शेयर हैं।
इसका मतलब सब्सिडियरी कंपनी में या 4/5 कंट्रोल हमारा है और 1/5 कंट्रोल जो है वो कंट्रोल का मतलब सब्सिडियरी कंपनी के जितने भी नेट एसेट्स हैं उसमें 4/5 हमें बिलोंग करते हैं और 1/5 जो है वो माइनॉरिटीज को बिलोंग करते हैं। उसके बाद थर्ड स्टेप में मैंने कहा था कि हम रिजर्व एंड सरप्लस का एनालिसिस करेंगे। तो एनालिसिस ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस आइटम्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी। तो सब्सिडियरी कंपनी के जो रिजर्व एंड सरप्लस के आइटम है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड जनरल रिजर्व मिला करके दिया हुआ है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड जनरल रिजर्व में पहले तो मैं ये देखूंगा कि क्लोजिंग बैलेंस यानी कि बैलेंस शीट के अंदर कितना बैलेंस दिया हुआ है। अभी हमने जब क्वेश्चन पढ़ा था तो ईयर के एंड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जनरल रिजर्व में जो बैलेंस था वो 5 लाख का था और बिगनिंग की डेट को नीचे दिया हुआ था एडिशनल इंफॉर्मेशन में कि बैलेंस 2 लाख का है, पिछले क्वेश्चन की तरह। अब पहले तो इन दोनों का डिफरेंस आप नोट कर लो। तो डिफरेंस आपको पता लग गया, जिससे आपको यह पता लग जाएगा कि करंट ईयर में अकाउंटिंग ईयर की बिगनिंग से लेकर के एंड तक सब्सिडियरी कंपनी ने इतना प्रॉफिट कमाया 3 लाख का। लेकिन जो करंट पीरियड में सब्सिडियरी कंपनी ने प्रॉफिट कमाया उसमें से पहले 3 महीनों में यानी कि एक्वायर करने से पहले के जो 3 महीने उन 3 महीनों में कितना प्रॉफिट है और उसके बाद का कितना प्रॉफिट है। तो प्री एक्विजिशन पीरियड जो है वो 3 महीने का है। तो प्री एक्विजिशन पीरियड 3/12 है। तो 3/12 ऑफ 3 लाख, तो हम कह सकते हैं 3 लाख में से 75,000 का प्रॉफिट पहले 3 महीने में कमाया गया। फिर उसके बाद मैं पोस्ट एक्विजिशन लिखूंगा। पोस्ट एक्विजिशन, तो सब्सिडियरी कंपनी ने पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में कितना प्रॉफिट कमाया, तो 9/12 से मैं मल्टीप्लाइड कर दूंगा, डेट इज इक्वल टू 2,25,000। तो मुझे पता लग गया कि सब्सिडियरी कंपनी ने 2,25,000 का प्रॉफिट कमाया। इज इट क्लियर टू यू? समझ में आ गया? उसके बाद फिर स्टेप नंबर 4 में हम एनालिसिस टेबल बनाते हैं, जैसा कि मैंने बताया था एनालिसिस टेबल। अब एनालिसिस टेबल बनाने के लिए एनालिसिस टेबल अब हम बनाएंगे। तो एनालिसिस टेबल बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि एनालिसिस टेबल आप 2 पार्ट में बनाएंगे। पार्ट ए में तो मैं लिखूंगा पहले ऑन दी डेट ऑफ एक्विजिशन। याद रखें डेट ऑफ एक्विजिशन 1 जुलाई 2024 है। करंट ईयर के 3 महीने के खत्म होने पर आपने कंट्रोल एक्वायर करा है। अमाउंट एच लिमिटेड एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो ऑन द डेट ऑफ कंट्रोल को सब्सिडियरी कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी है उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बैलेंस शीट की डेट को सब्सिडियरी कंपनी की शेयर कैपिटल है वही शेयर कैपिटल ईयर की बिगनिंग में रही होगी या ऑन द डेट ऑफ कंट्रोल को रही होगी। मैंने कहा सबसे शेयर कैपिटल तो चेंज होती नहीं है, तो ऑन द डेट ऑफ कंट्रोल को सब्सिडियरी कंपनी की शेयर कैपिटल 5 लाख है। अब मुझे यह देखना है कि ऑन द डेट ऑफ कंट्रोल को प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में कितना बैलेंस है। इस पॉइंट को ध्यान से देखें। देखो बेटे, अकाउंटिंग ईयर की शुरुआत 1/4/2024 को हो रही है और बिगनिंग की डेट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2 लाख का बैलेंस है। हमने देखा था, लिखा भी हुआ था। अब मुझे यह देखना है कि ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना बैलेंस है। तो मुझे यह देखना पड़ेगा पहले 3 महीने में प्रॉफिट कितना कमाया गया, यानी कि प्री एक्विजिशन पीरियड में प्रॉफिट कमाया गया, जो कि हमने अभी का कंप्यूट करा था 75,000 का प्रॉफिट कमाया गया। इसका मतलब ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2,75,000 का बैलेंस था। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या जनरल रिजर्व, ओपनिंग बैलेंस जो था वो तो 2 लाख का है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और इसमें आप प्री एक्विजिशन प्रॉफिट ऐड कर दो। प्री एक्विजिशन का मतलब पहले 3 महीने में कितना प्रॉफिट कमाया गया। प्री एक्विजिशन 75,000 का। तो इससे आपको यह पता लग गया कि ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2,75,000 का बैलेंस है। ये कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता? बिल्कुल कहा जा सकता है। तो अब मैं इसको टोटल करूंगा तो 5,75,000 जो है टोटल आ गया, 5,75,000। इसका मतलब ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को सब्सिडियरी कंपनी के जो नेट एसेट्स थे या इक्विटी थी वो 5,70,000, सॉरी मैंने यहाँ 5 लाख लिख दिया, ये 7,75,000 होना चाहिए। तो 7,75,000 की सिक्योरिटी नेट एसेट्स है। 7,75,000, 5 लाख प्लस 275। अब इसका पहले तो आप 4/5 कंप्यूट करें। 4/5 में आप निकालेंगे तो 6,20,000 आ जाएगा और आप 1/5 निकाल लें, 1/5 आ जाएगा 1,55,000।
तो इस तरीके से आपको ये पता लग गया कि ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को सब्सिडियरी कंपनी के डेट एसेट्स कितने हैं, उसमें हमारा हिस्सा कितना और इनका हिस्सा कितना है। मैंने कहा था जब आप ये टेबल बनाएं तो पार्ट ए के अलावा यहां पर आप ये भी नोट कर लें पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। तो पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में सब्सिडियरी कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया ये हमने एनालिसिस में देखा था, 2,25,000 का प्रॉफिट कमाया। तो 2,25,000 का जो प्रॉफिट कमाया उसको आप पहले तो यहां पर लिख लें 2,25,000। अब 2,25,000 में आपका शेयर कितना बनता है, 1/5 दैट इज इक्वल टू 1,80,000 का बनता है, और इनका शेयर 1/5 यानी कि 45,000 का बनता है। ये भी आपने नोट कर लिया। उसके बाद स्टेप नंबर 5 में फिर मैं अब गुडविल और कैपिटल रिजर्व कंप्यूट करूंगा। गुडविल और कैपिटल रिजर्व कंप्यूट, गुडविल या कैपिटल रिजर्व कंप्यूट करने के लिए हम ये देखते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। सब्सिडियरी कंपनी में जो हमने इन्वेस्टमेंट करी है उसके लिए हमने कितना खर्च करा, ये तो मैं एसेट साइड से पता लगेगा। एसेट साइड में लिखा हुआ है कि जो आपने 4,000 शेयर्स एक्वायर करे वो 7 लाख रुपीस दे करके करें, तो 7 लाख रुपीस आपने पहले तो यहां पर लिख दिए 7 लाख। अब इन्वेस्टमेंट आपने जिस तारीख को करी उस दिन सब्सिडियरी कंपनी के जो नेट एसेट्स थे उसमें आपका हिस्सा कितना है, शेयर इन नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो डेट ऑफ एक्विजिशन को सब्सिडियरी कंपनी के जो नेट एसेट्स थे जो कि हमने कंप्यूट करे 7,75,000 के, और हमारा हिस्सा 6,20,000 का है, तो 6,20,000 मैं इसमें से माइनस कर दूंगा। तो इस तरीके से 80,000, अभी भी इन्वेस्टमेंट का अमाउंट ज्यादा है और जितना तुम्हें मिला वो कम है, तो अभी भी ये गुडविल आई है, तो इस क्वेश्चन में भी गुडविल है। इज इट क्लियर टू यू? उसके अलावा जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने करा था माइनॉरिटी इंटरेस्ट, अब मैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट कंप्यूट करूंगा। अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट कंप्यूट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कंप्यूट करने के लिए सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन को, जिस दिन हमने एक्वायर करा सब्सिडी अदर शेयर होल्डर को बिलोंग करते हुए नेट एसेट्स 1,55,000 के, तो आप यहां पर पहले तो 1,55,000 रुपीस लिख देंगे, 1,55,000। इज इट क्लियर टू यू? फिर प्लस इसमें पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में सब्सिडियरी कंपनी ने जितने भी प्रॉफिट्स कमाए, शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सब्सिडियरी कंपनी ने पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में 2,25,000 कमाए, जिसमें कि माइनॉरिटीज को बिलोंग करता हुआ हिस्सा 45,000 है, तो 45,000 आप यहां पर ऐड कर देंगे। तो रिपोर्टिंग डेट को यानी कि बैलेंस शीट की डेट को माइनॉरिटीज का इंटरेस्ट 2 लाख का है। अब जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाई थी, अब आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना सकते हो। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने के लिए 1 इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर भी पहले तो आप लिखेंगे शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड्स के अंदर भी पहले आपने क्या लिखना है, ए शेयर कैपिटल। मैंने बताया था कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे तो शेयर कैपिटल सिर्फ और सिर्फ होल्डिंग कंपनी की रिफ्लेक्ट करी जाएगी, तो 10 लाख रुपए आपने इनकी शेयर कैपिटल रिफ्लेक्ट कर दी। उसके अलावा मैंने कहा था फिर हम जब रिजर्व एंड सरप्लस के आइटम लिखेंगे तो इस क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड जनरल रिजर्व इकट्ठे दिया हुआ है, लेकिन मैंने कहा सिर्फ और सिर्फ एच लिमिटेड का लिखेंगे। तो बैलेंस शीट में जो एच लिमिटेड का बैलेंस है वो 6 लाख का बैलेंस है, वो लिखना है, क्योंकि जो सब्सिडियरी कंपनी की शेयर कैपिटल है वो तो यूटिलाइज हो चुकी है, इसलिए हमने नहीं कंसोलिडेट करी। इसी तरह सब्सिडियरी कंपनी की जो प्रॉफिट है वो हमने एनालिसिस के लिए यूज कर लिए। अब एच लिमिटेड का हमने बैलेंस लिखा, और जो पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में सब्सिडियरी कंपनी ने प्रॉफिट कमाया उसमें जो हमारा शेयर है, शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन P&L। तो सब्सिडियरी कंपनी ने पोस्ट एक्विजिशन पीरियड में 2,25,000 का प्रॉफिट कमाया जैसे कि हमने देखा था, और उसमें हमारा हिस्सा 1,80,000 का था, तो 1,80,000, तो 7,80,000 यहां पर आ जाएगा। बैलेंस शीट में जो हम ये P&L लिखते हैं इसको तुम कंसोलिडेटेड P&L भी लिख सकते हो, कंसोलिडेटेड P&L या जनरल रिजर्व। उसके अलावा मैंने ये भी बताया था कि माइनॉरिटी का इंटरेस्ट लिखना भूलना नहीं है, और वो रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग के अंदर ही लिखा जाता है, लेकिन सेपरेट लाइन आइटम के रूप में लिखा जाता है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट 2 लाख का आया था। फिर इस क्वेश्चन में
फिर इस क्वेश्चन में 2 लायबिलिटीज। अब लायबिलिटीज जो थी मैंने कहा उसका लाइन बाय लाइन एडिशन बस कर करके हमने लिखना होता है। जहां तक लाइन लायबिलिटीज का सवाल है 4 लाख की हमारी है और सब्सिडियरी कंपनी की 5 लाख की है, तो मिला करके मैंने 9 लाख लिख दी है। तो टोटल हम कर देंगे तो टोटल अब की बार जो आ जाएगा 28,80,000 का आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। हालांकि सॉल्यूशन में मैंने आपके लिए बैलेंस शीट वगैरह सब बना के रखी है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आप साथ साथ लिखने की प्रैक्टिस करें तो इससे ज्यादा समझ में आता है। फिर उसके अलावा एसेट साइड में आए, मैंने कहा एसेट साइड में बस इन्वेस्टमेंट का ध्यान रखना है, उसको नहीं लिखना है। लायबिलिटी साइड में सब्सिडियरी कंपनी के शेयर कैपिटल और सब्सिडियरी कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस को कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में नहीं लिखते हैं। एसेट साइड के अंदर सबसे पहले नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट एसेट्स के अंदर भी हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर भी टेंजेबल, तो जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दी हुई थी 12 लाख रुपए तो इनके थे पेरेंट के और 10 लाख रुपए के सब्सिडियरी कंपनी के, तो आउटर कॉलम में 22 लाख रुपए हम लिख देंगे। इज इट क्लियर टू यू? उसके अलावा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एक तो टेंजिबल होता है, फिर इनटेंजिबल। अब ये इनटेंजिबल तुम्हें बैलेंस शीट में नहीं दिया है, ये जो तुम्हारी गुडविल आई थी ये तुमने यहां पर लिखनी है। अब की बार गुडविल का अमाउंट 80,000 का है, तो 80,000 का अमाउंट तुमने यहां पर लिख दिया। इज इट क्लियर टू यू? उसके अलावा तुमने सिर्फ करंट एसेट्स को यहां पर लिखना है। करंट एसेट जो हैं 1 लाख के पेरेंट के हैं यानी कि होल्डिंग के, और 5 लाख के जो हैं सब्सिडियरी कंपनी के हैं। टोटल कितना आ गया? 6 लाख आ गया। तो कोई मुश्किल नहीं है, बस शुरुआती मूवमेंट्स में थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन एक बार आदत बन जाएगी तो ये बहुत इजी है। करेक्ट? तो उम्मीद है कि AS21 के बारे में जो तुम्हें फेयर लग रहा था वो नहीं रहेगा और बहुत ही कॉन्फिडेंटली तुम फील करोगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में। तो ठीक है, अपने फीडबैक जरूर लिखें। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, टाइम टू से गुड बाय।